कांग्रेस पार्टी में 3 लोग हैं जो फैसले ले रहे हैं। एक व्यक्ति, जब मैं कॉलेज में 1996, 97, 98 में पढ़ता था, वो उस समय जब मैं कॉलेज में था तब भी टीवी पर वही आके अपनी बात रखता था, आज भी वो रखता है। पिछले 24 साल में उस व्यक्ति ने क्लास के मॉनिटर का भी अपने जीवन में चुनाव नहीं लड़ा। वो आदमी अगर कांग्रेस चला रहा है तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? तो राहुल गांधी उसको मौन स्वीकृति दे रहे हैं। ये तो प्रॉब्लम। उस आदमी ने राम मंदिर में नहीं जाने का निर्णय किया जिसने क्लास के राहुल गांधी फैसले नहीं कर रहे हैं। क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा हुआ, राहुल गांधी उसको मौन स्वीकृति दे रहा है। दूसरा आदमी का नाम बताया जो उत्तर प्रदेश और बिहार में कंफ्यूज्ड है। ये 2 अलग राज्य है या 2 अलग जिले हैं, समझे? गौरव जी, आपको नहीं लगता है कि जागने में देर कर दी? इतनी देर से क्यों जागे? कहीं प्रभु राम सपने में तो नहीं आए थे? देखिए, मैं तो वहीं बैठा हूँ, इसी कुर्सी पे 6 साल पहले बैठा था, आज भी यहीं बैठा हूँ। और इस कुर्सी पे बैठ के 6 साल पहले भी कहता था कि कई चीज़ें जीवन के, हर व्यक्ति के जीवन में अनकॉम्प्रोमाइजेबल, अनएक्सक्यूजेबल होती है। उसमें एक सनातन को गाली की मौन स्वीकृति है। और ऐसा नहीं है कि मैं अचानक जागा। 4 महीने से कांग्रेस के हर बड़े नेता को अपने रिजर्वेशंस बता रहा था कि सनातन की गाली, सनातन को दी गई कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा गाली, डीएमके के नेताओं द्वारा दी गई गाली को मौन स्वीकृति नहीं दी जा सकती। बार बार कह रहा था कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मत ठुकराओ। पहले बोला गया कि ये इवेंट है, तो मैंने कहा इवेंट है तो बाद में चले जाना। पर जब आप अमेठी जाते हो और अयोध्या नहीं जाते तो देश को क्या बताना चाहते? लेकिन ये कोई एक मिनट। तीसरी बात, बार बार कह रहा था कि आज मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी स्वयं की नीतियों का विरोध करती है। जब आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हो तो आप पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे उस नीति का विरोध करते हो। सुबह से शाम, मैं इकोनॉमी वाली बात पे आऊंगा, सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना देश के लिए उचित नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि मैं 4 महीने से ऐसा कह रहा हूं, लेकिन हमने तो देखा है कि कांग्रेस में सनातन को गाली देने की परंपरा कोई नई है क्या? उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, तब आपकी आत्मा नहीं जागी। जब उन्होंने कहा कि राम एक मिथक है, जब 2014 में आप हारे और एंटनी कहे कि भाई हम हिंदुत्व को इस तरीके से गाली देना बंद करें, तब भी आप नहीं समझ पाए। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, उस समय जब आपकी पार्टी ने न्योते को ठुकरा दिया, उस समय भी आपकी आत्मा नहीं जागी। भाई, मैं तो 2018 से ही पार्टी में हूं ना। हाँ, तो 2018 से मैं तो मेरे स्टैंड पर कायम हूं। और जब प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई पार्टी, जब नहीं जाने का निर्णय लिया कांग्रेस ने, उस समय भी मैंने बोला मैं बजट पे प्रतिवर्ष प्रेस वार्ता करता हूं और वो प्रेस वार्ता कई बड़े चैनल लाइव कवर करते हैं। पर इस बार मैंने बजट पे प्रेस वार्ता भी नहीं करी, 4 महीने से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। ये बोला पार्टी को कि जब तक राम मंदिर नहीं जाओगे ना तो मैं टीवी में जाके पार्टी को डिफेंड करूंगा, ना कोई प्रेस वार्ता करूंगा। पर उन्होंने मेरी बातों को नगण्य, तुच्छ माना। तो इसलिए ये मत बोलिए कि गौरव, आपका जो शो का टाइटल है ना कि गौरव का मूड क्यों बदला। गौरव का मूड तो 6 साल पहले भी यही था, आज भी यही है और मरते दम तक यही रहेगा। लेकिन चुनाव के ऐन पहले चूंकि बदला है ना गौरव जी, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा लोग कहते हैं ना कि हार जो है ना सबसे ज्यादा सिखाता है इंसान को, सबसे बड़ा गुरु होता है पराजय। और चूंकि आप जमशेदपुर का चुनाव हार चुके हैं, चूंकि आप उदयपुर का चुनाव हार चुके हैं, और एक चुनाव के, इस चुनाव के पहले जो है आप अब आपकी आत्मा जागी है, तो लोग पूछ रहे हैं। दो बातें बताता हूं जो आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तो जनवरी में हुई। मैं तो जब से ही बोल रहा हूं ना, जब न्योता ठुकराया। पहली बार सितंबर 2023 से डीएमके के नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने सनातन विरोधी बात कही। जब से बोल रहा हूं और जब तक पार्टी में रहा डिसिप्लिन्ड सोल्जर की तरह रहा, एक डिसिप्लिन्ड योद्धा की तरह लड़ाई करता रहा। फिर आपने कहा हार बहुत सिखाती है। भाई, मैंने तो पार्टी से कभी टिकट मांगा ही नहीं। मुझे हाथ जोड़ के टिकट दिया है। क्योंकि जमशेदपुर से मैं सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 8 बार से जीत रही है। तो मुझे नहीं पता था क्या होगा रिजल्ट उसका,
क्या आप मुझे इतना एक मिनट, क्या आप मुझे इतना ना समझते हो? पर पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए बंदा लड़ा। जो उदयपुर में 5 बार से कांग्रेस पार्टी, 1 2 3 4 5 लगातार 5 बार से कांग्रेस पार्टी हार रही। मुझे अगर सीट मांगता या मेरे को जीतने की पावर को ग्रैब करने की इतनी मन में कुंठा होती तो मैं एक सेफ सीट ढूंढता, ये सीटों पे चुनाव लड़ता। आज फिर आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं, मेरे को जमशेदपुर का टिकट दिया जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, उससे कुछ घंटे पहले, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि प्लीज चुनाव लड़ लो। तो अच्छा। मैंने चुनाव लड़ना एक्सेप्ट किया। तो अब गौरव वल्लभ बीजेपी में आए हैं, तो किस उम्मीद से आए हैं और किस एजेंडे के साथ आए हैं? गौरव वल्लभ कांग्रेस में किस उम्मीद से गए थे? 42 सांसदों वाली पार्टी में किस उम्मीद से गए थे? उम्मीद आज भी वही है कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी है, धर्म की रक्षा के समय चुप नहीं बैठना है, इकोनॉमिक सेकुलरिज्म की बात करनी है, आर्थिक समानता की बात करनी है। उम्मीद तो 2018 में भी वही थी, 2024 में भी वही है। जब मेरी मैंडेटरी कंडीशंस पर आघात होने लगा तो मैंने पहले रण छोड़ के भागा नहीं, अंदर लड़ाई लड़ने का समय लिया। एक वरिष्ठ नेता के घर, शीर्ष नेता के ऐसे घर हाथ जोड़ के गया जैसे मैं भीख मांगने आया हूं, नौकरी मांगने आया हूं। कहा साहब ये सनातन विरोध पे चुप्पी तोड़ो साहब, ये भगवान श्री राम का अपमान करना बंद करो साहब। बोला कि भगवान राम के मंदिर इसलिए नहीं गए क्योंकि वो एक इवेंट है, तो 3 महीने का समय दिया। पर जब अमेठी यात्रा जाती है और अयोध्या नहीं जाती है, तो मैंने उस दिन भी कहा मैं अब आपको 1 महीने का समय दे रहा हूं और 1 मंथ, और अगर नहीं गए तो आई विल एग्जिट। ऐसा अचानक से नहीं हूं। गौरव का मूड नहीं बदला है, गौरव का मूड तो 2018 में भी वही था जो आज है। कांग्रेस पार्टी का मूड बदल गया। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का मूड क्या बदल गया? मैं बताता हूं आपको। 10 दिन पहले कांग्रेस पार्टी का मूड यह था कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है। आज उसका चेंज हो गया। मैं तो आज भी कह रहा हूं वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। 6 साल भर पहले कांग्रेस पार्टी लिबरलाइजेशन और ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी की हिमायती थी। आज कांग्रेस पार्टी का मूड बदल गया। आज उनको हर वेल्थ क्रिएटर में प्रॉब्लम नजर आती है। मैंने कांग्रेस पार्टी में रहकर बोला कि अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दे दी, अब बस करो। नहीं माने। मैंने स्वयं ने अडानी के एक मिनट मैंने स्वयं ने अडानी के खिलाफ प्रेस वार्ता की। एक नहीं 3। तो ये कौन फैसले करता है कि किसके खिलाफ बोलना है और किसके खिलाफ नहीं बोलना? अब आप आगे उन सवालों पे जो देश को और हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी में 3 लोग हैं जो फैसले ले रहे हैं। एक व्यक्ति, जब मैं कॉलेज में 1996, 97, 98 में पढ़ता था, वो उस समय जब मैं कॉलेज में था तब भी टीवी पर वही आके अपनी बात रखता था। आज भी वो रखता है। पिछले 24 साल में उस व्यक्ति ने क्लास के मॉनिटर का भी अपने जीवन में चुनाव नहीं लड़ा। क्लास का मॉनिटर का भी। तो अगर वो आदमी अगर कांग्रेस चला रहा है तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? तो राहुल गांधी उसको मौन स्वीकृति दे रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, वो उसको मौन स्वीकृति दे रहे हैं उस आदमी को। मतलब लेकिन फैसले कौन कर रहा है? फैसले वो कर रहा है ना। उस आदमी ने राम मंदिर में नहीं जाने का निर्णय किया जिसने क्लास यानी राहुल गांधी फैसले नहीं कर रहे। जिसमें क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा हुआ, राहुल गांधी उसको मौन स्वीकृति दे। तो राहुल गांधी इसका मतलब फैसले नहीं कर रहे। अरे आप उसको दोष से मुक्त नहीं कर सकते। आप अगर कोई चीज को मौन स्वीकृति दे रहे हो तो मेरे हिसाब से आप उससे भी बड़े दोषी हो। आप उससे भी बड़े दोषी। मेरा सवाल उससे आगे का है। मेरा सवाल यह है कि भाई राहुल गांधी कांग्रेस के अघोषित नेता हैं। वो अध्यक्ष हैं नहीं है, वो उनके पास कौन सा पद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी मानती है कि उनका नेता राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि फैसले राहुल गांधी नहीं लेते, मैं कह रहा हूं ना आपको, अभी तो एक आदमी बताया, अभी 2 और बताने दो। ये तो जो क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ सकता, वो लिखित में देता है कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं। उसको इलेक्शन लड़ना नहीं, उसको तो ये सिक्योर करना है कि मैं कैसे इंप्रेस करके अपनी 5वीं राज्यसभा को सिक्योर करूं। उसका ऑब्जेक्टिव एक ही है। दूसरा आदमी है जो टिकटों पे अपने हस्ताक्षर करता है, टिकट बांटता है। उसको आप पूछो कि उत्तर प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्र का नाम बता दे, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। अगर वो 5 की जगह 3 भी बता दे तो वो बोले वो सब सही, गौरव वल्लभ बोले वो सब गलत। तो वो उस आदमी का नाम क्यों नहीं लेते? मैं सर मेरे शिक्षक आदमी हूं,
जिन लोगों के साथ 6 साल काम किया, अभी उनके खिलाफ ओछी नहीं, कहीं वापसी का रास्ता तो नहीं खुला रखना चाहते? राहुल गांधी का भी नाम ले रहा हूं आपके सामने। वापसी का क्या? शिक्षक आदमी हूं, एथिकल आदमी हूं। ऐसे मतलब ऐसे वैसे सत्ता के, मेरी बात सुनिए, सत्ता के लालच में इधर से उधर नहीं हूं। सत्ता का लालच नहीं चाहिए। 42 सांसदों वाली पार्टी को ज्वाइन करने करा था क्योंकि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करने की, सुनिश्चित करने की इच्छा थी। आज भी कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज भी भाजपा मैंने क्यों ज्वाइन की 6 अप्रैल को, आपको पता है? मेरी बात, मैं उस सवाल मैं आता हूं। मैं 15 मार्च को भी कर सकता था। मैंने इंतजार किया कि 99% टिकट बढ़ जाए ताकि लोग ये ना कहे कि मुझे टिकट नहीं चाहिए। देश का यंगेस्ट प्रोफेसर, वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर, 32 साल की उम्र में देश के मोस्ट रेपुटेटेड बिजनेस स्कूल का प्रोफेसर बना। आप झारखंड से लेकर राजस्थान तक चुनाव लड़ते हैं, तो क्या मालूम आपकी इच्छाएं कुछ और हो? पार्टी ने रिक्वेस्ट करी। जब तक पार्टी में रहा, डिसिप्लिन तरीके से काम कर। आपने कभी मेरा वक्तव्य पार्टी के खिलाफ सुना पार्टी में रहते हुए? कभी नहीं दिया। आप तो पार्टी में नहीं है, आप नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? अच्छा नहीं है। आप एक चीज बताओ, आप आज इस चैनल में है, 5 साल बाद कोई और चैनल में जा सकते हैं, पॉसिबल है ना? तो आप अपने पुराने सहयोगियों का नाम लेके पर लिहाज कर रहे हैं। लिहाज कर दूसरा आदमी का नाम बताया जो उत्तर प्रदेश और बिहार में कंफ्यूज्ड है, ये 2 अलग राज्य है या 2 अलग जिले हैं, समझे? और वो टिकट दे रहा। अभी तीसरा आदमी आने दो। 1992 में मैंने 10वीं की परीक्षा दी थी। 1992 में मेरे माता पिता मुझे अखबार पढ़ने के लिए बोलते थे और मैं पढ़ता था सारे अखबार। मेरे पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट थे। उस समय जो आदमी कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना रहा है वो आज ही बना रहा है। मतलब मैं आधा, मेरी उम्र खत्म हो गई, वो आज भी वहीं बैठा है। अगर उसके मैनिफेस्टो के आइडिया में दम होता तो अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी 42 पे आती। तो ये मैनिफेस्टो वाली बात से याद आ गया कि मैं अभी बीजेपी कह रही है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। उसका कारण बताता हूं। उसका कारण आप उसकी तय तक जाइए। जो व्यक्ति मैनिफेस्टो बनाता उसके पास 30 साल से वही काम कर रहा, उसके पास कोई नया आइडिया नहीं है। वो आर्काइव, कॉपी पेस्ट चल रहा है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हम एक फंक्शन होता है। कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट। पुराने आप उसको चेक करिएगा, पिछले 10 मैनिफेस्टो को निकाल के देखिएगा, वो 10 में से 1 पॉइंट उधर से एक, इधर से एक, इधर से लेके लेकिन कुछ नई बातें भी है। और अब चूंकि आप अर्थशास्त्र के जानकार हैं तो वो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। क्या करेंगे, कुछ बताइए, लोगों को डर लग रहा है। मैं तो अब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं रहा, पर आपको कभी कांग्रेस का कोई नेता मिले या प्रवक्ता मिले तो एक सवाल मेरे नाम से मत पूछना, नहीं तो 5 मिनट आपको मेरे को गाली देने में खराब कर दे। अच्छा, आप तो अपना ही सवाल बना के पूछना कि साहब ये कास्ट सेंसस की बात हो रही है, तो कास्ट सेंसस से आर्थिक समानता कैसे आएगी, जरा बताना। और कास्ट सेंसस का क्या प्रारूप होगा, क्या फॉर्मेट होगा? कभी सेंसस का फॉर्मेट देखा है? वो आपको इधर उधर जाएंगे या आपका शो छोड़ के चले जाएंगे, आपको कहेंगे अरे तो गोदी मीडिया उठ के निकल लेंगे। नहीं, वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात तो बोल रहा हूं कि क्या करेंगे, एग्जैक्टली क्या करेंगे, कि क्या जिनके पास दौलत ज्यादा है उससे छीन के उसको बांट देंगे, क्या कर लेंगे, कैसे क्या करेंगे, उनका एजेंडा क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और इन सारे हास्यास्पद चीजों से जाने के लिए मैंने रोका। अच्छा, ऐसा क्यों है कि गौरव जी कि राहुल गांधी जो कहते हैं उसमें से ज्यादातर बातें लोगों को समझ में नहीं आती? राहुल गांधी जो कहते हैं वो CWC के मेंबर को ही समझ में नहीं आ रही। अच्छा। आपको उदाहरण देता हूं, CWC में 80 मेंबर्स है लगभग, परमानेंट इनवाइटी, स्पेशल इनवाइटी, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इंचार्जेस। उन 80 में से मात्र 3 जने चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी 77 बोलते हैं हम नहीं लड़ेंगे, 8 लाख से हार गए तो कहां शक्ल दिखाएंगे। तो राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, यही कह रहे हैं ना। ये सबसे पहले तो ये CWC डरी हुई है, इनको सुधारो फिर देश की बात करना। आपकी एपेक्स बॉडी डरी हुई है। तो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो CWC को ही समझ में नहीं आ रहा। डरो मत, सबसे पहले इनको समझाओ ना, जो 8-8 लाख वोटों से हारने से डर रहे हैं और चुनाव नहीं लड़ रहे। आप इधर मेरी बात सुनिए। जनरल सेक्रेटरी है, एक जनरल सेक्रेटरी चुनाव लड़ रहा है, बाकी बग्गे।
अब ट्रेजरर समय- है, हाँ। एक ट्रेजरर चुनाव नहीं लड़ रहा, प्रेसिडेंट चुनाव नहीं लड़ रहा, सेक्रेटरी इंचार्ज चुनाव नहीं लड़ रहे, स्पेशल इनवाइटी चुनाव नहीं लड़ रहे, परमानेंट इनवाइटी चुनाव ठीक नहीं बात लड़ है। रहे। भाई खुद भी चुनाव कैसे लड़ रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है लोगों को कि अब मुझे लगता है कि 12 मतलब आज कितनी तारीख हो गई कि आज हम 11 तारीख को बैठे हुए हैं और अभी तक एक बड़ी रैली नहीं हुई है कांग्रेस की यूपी में। भाई सबसे बड़े स्टेट में अगर आप ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं तो पता नहीं कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। खैर वो सवाल, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को आप क्या मानते हैं? कांग्रेस कर रही है घोटाला, आपको क्या लगता है? मैं आपको टेक्निकल आंसर हाँ, दूंगा, बहुत छोटा सा लेकिन, क्योंकि फाइनेंस का आदमी हूं, बेकार उधर उधर नहीं घुमाऊंगा। हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस पार्टी के जितने एमपीज और एमएलए हैं, जैसे बीजेपी के जितने एमपीज एमएलए है या जितने परसेंट उनको वोट मिला, वनस्पत कांग्रेस के जितने एमपीज एमएलए है, अगर आप वो रेशियो निकालेंगे तो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कम पैसा मिला, कांग्रेस को ज्यादा पैसा मिला। तो उसका उत्तर क्या कांग्रेस पार्टी देगी कभी कि उनको? तो आपके हिसाब से घोटाला नहीं है? मैं कह रहा हूं ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस पार्टी को वोट तो कम मिले, तो घोटाला नहीं है ना? मैं कह रहा हूं वोट तो कम मिले और इलेक्टोरल बॉन्ड ज्यादा मिल गया, ऐसा क्यों?